Good afternoon to all of you. Today we start our new topic is the property of a big data system. Dear student, this is the last topic of our this first unit. So I introduce to you about the big data. कि big data के बारे में हम लोगों ने starting से theoretical part. It is the first unit is the theoretical part जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें big data system के बारे में पढ़ी हैं. और ये बिग डेटा सिस्टम जो है हमारे लिए ये बिग डेटा जो हमारे लिए है नेक्स्ट यूनिट से इट विल बी द प्रैक्टिकल सम पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल बट उससे पहले अपन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी था कि बिग डेटा उसकी प्रॉपर्टी उसकी टेक्नोलॉजी उसके एसेट्स उसका आर्किटेक्चर इस टाइप से बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी था. और अभी जो लास्ट इस पर्टिकुलर यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ अ बिग डेटा सिस्टम. तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए एक अच्छे बिग डेटा के लिए, है ना. तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो भी होगी उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग जब डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो उससे पहले हमें एक आर्किटेक्चर होता है जिसे अपन बोलते हैं लैम्डा आर्किटेक्चर. लैम्डा आर्किटेक्चर बेसिकली यूज्ड इन द बिग डेटा, है ना. तो बिग डेटा में हम लोग लैम्डा आर्किटेक्चर का यूज करते हैं एंड किसी भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बिग डेटा सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे तो बार बार हम लोग लैम्डा आर्किटेक्चर वर्ड का यूज करेंगे. बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैम्डा आर्किटेक्चर जो है दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ सिलेबस, बट क्या है कि थोड़ा सा अपन को इस बिग डेटा के बारे में समझना जरूरी है. उसका रीजन ये है कि जब डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बिग डेटा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो बार बार लैम्डा आर्किटेक्चर कीवर्ड आप लोगों के लिए यूज होगा. तो जब लैम्डा आर्किटेक्चर यूज होगा तो फर्स्ट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लैम्डा आर्किटेक्चर. बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से इसमें प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से वर्क होता है, क्या आर्किटेक्चर होता है. सो लैम्डा आर्किटेक्चर इज अ वे ऑफ प्रोसेसिंग massive quantity of data that is big data that provides access to batch processing and stream processing method with a hybrid approach. देखिए लैम्डा आर्किटेक्चर बिग डेटा में प्रोसेसिंग मासिव क्वांटिटी ऑफ डेटा हमारे पास जो मिल रहा है, यूज डेटा हमारे पास जो मिल रहा है, उस डेटा पर अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए लैम्डा आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है. ये लैम्डा आर्किटेक्चर 2 फाइल सिस्टम पर काम करता है. एक होती है बैच प्रोसेसिंग, है ना, एक्सेस कर डेटा को जो एक्सेस करता है उसमें दो चीजें यूज होती हैं, दो मेथड यूज होती हैं. एक होती है बैच प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज द स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड्स यूज होती हैं, है ना, लैम्डा आर्किटेक्चर के अंदर. तो लैम्डा आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस. ओके, द लैम्डा आर्किटेक्चर इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. इसमें 3 लेयर्स हम लोग यूज करेंगे और 2 मेथड्स कौन सी, एक है बैच प्रोसेसिंग मेथड एंड सेकंड वन इज द स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं, है ना. तो इस तरीके से ये हम लोग यूज कर रहे हैं और इसका आर्किटेक्चर अब आप लोगों की ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है. आप देखिए इसमें नंबर 1 वी गेट द न्यू डेटा from different number of resources like the social media or other websites or the other web servers. Okay, वहां से हमारे पास ये न्यू डेटा आ रहा है और ये न्यू डेटा बैच लेयर, एक बैच लेयर है, एक स्पीड लेयर है और एक है सर्विंग लेयर. तो मतलब ये जो हमारा लैम्डा आर्किटेक्चर अपन लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो लैम्डा आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द 3 लेयर्स, बैच लेयर, स्पीड लेयर एंड सर्विंग लेयर. ये 3 लेयर पर काम करता है. ये न्यू डेटा आपका न्यू डेटा जो बैच लेयर में आएगा, बैच लेयर बेसिकली क्या है कि एक ऐसी मेथड्स है जिसमें कि मास्टर डेटा सेट्स दे मेंटेन द मास्टर डेटा सेट्स. जो भी डेटा आता है पूरा डेटाबेस में पूरा डेटा सेट हमारे पास बैच लेयर में स्टोर होता है और दिन में 1 या 2 बार उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए प्लान हम लोग करते हैं, जिसमें सिमिलर बैच प्रोसेसिंग. आई थिंक यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द बैच प्रोसेसिंग, सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो वैसे ही होता है फंक्शन उसका बैच लेयर फंक्शन, बैच लेयर के फंक्शंस होते हैं. तो बैच वाइज उसके लिए प्रोसेसिंग होती है डेटा सेट्स की और उसके बाद उसे
प्रोवाइड कर दिया जाता है सर्विंग लेयर के पास। जो बैच व्यू उसको मिलता है बैच लेयर से, उस बैच व्यू सर्विंग लेयर के पास आता है, और साथ में उसकी स्पीड अप मेंटेन करने के लिए रियल टाइम व्यूज के लिए, रियल टाइम व्यूज मतलब कुछ डेटा ऐसा जो कि बैच लेयर को नहीं दिया गया है, वो स्पीड अप प्रोसेसिंग करने के लिए उस डेटा को स्पीड लेयर में भेजा जाता है। तो स्पीड लेयर भी रियल टाइम व्यूज जनरेट करती है, उस पर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस करती है स्पीड लेयर। और यहाँ से हम किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी अगर अपन करते हैं तो वो क्वेरी आपकी बैच व्यू, और बैच व्यू जो हमारे पास जनरेट हुआ उस पर क्वेरी फायर होगी, और रियल टाइम व्यू जो भी होगा, जो डेटा हमारे पास आया जिस पर हमें प्रोसेसिंग करनी, उसके लिए ये क्वेरीज पैरेलली, नंबर ऑफ क्वेरीज पैरेलली प्रोसेस होती है ना। तो ये एक इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक इन्होंने आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है बिग डेटा को जो मैनेज करता है, बिग डेटा के लिए प्रोसेसिंग करता है ना। और इसके लिए हम लोग 3 लेयर जैसे हम बता रहे हैं, बैच लेयर, सर्विंग लेयर और स्पीड लेयर हम लोग यूज करते हैं। उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताई है वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि बैच लेयर, न्यू डेटा कम्स कंटिन्यूअसली एज feed of the data system. Okay, it gets feed to the batch layer and the speed layer simultaneously, है ना, दोनों लेयर की अपन बात कर रहे हैं। It looks at all the data at once and eventually corrects the data in the stream layer. Okay, here we can find lots of ETL and traditional data warehouses. This layer is built using a pre-defined schedule, यूजुअली वंस और ट्वाइस अ डे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस लेयर में जो भी डेटा सेट आता है उसका प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है कि किस तरह से प्रोसेसिंग करनी, दिन में 1 बार करना है या 2 बार करना है, 3 बार करना है। ये बैच लेयर हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं? एक होता है मैनेज द मास्टर डेटा सेट्स, ये बैच लेयर का काम होता है, एंड टू प्री कंप्यूट द बैच व्यूज, तो ये बैच लेयर का वर्क होता है ना। देन नेक्स्ट लेयर आती है आपकी सर्विंग लेयर। सर्विंग लेयर का क्या काम है? तो ये सर्विंग लेयर क्या करती है कि जो बैच लेयर से जो डेटा उनको मिला है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो व्यूज जनरेट हुए हैं वो व्यूज पर प्रोसेस करती है सर्विंग लेयर। तो द आउटपुट फ्रॉम द बैच लेयर इन द फॉर्म ऑफ बैच व्यूज एंड दोज कमिंग फ्रॉम द स्पीड लेयर इन द फॉर्म ऑफ नियर रियल टाइम व्यूज। मतलब सर्विंग लेयर के पास बैच लेयर से भी डेटा आ रहा है और साथ में रियल टाइम व्यूज जो जनरेट होते हैं कहाँ होते हैं? आपकी स्पीड लेयर में। तो स्पीड लेयर से भी डेटा आ रहा है, उस पर ये प्रोसेस करती है सर्विंग लेयर, है ना। दिस लेयर इंडेक्सेस द बैच व्यूज सो दैट दे कैन बी क्वेरीड इन लो लेटेंसी ऑन एन एडॉक बेसिस, है ना। तो जरूरत के हिसाब से जो भी क्वेरीज फायर होनी इन पर सर्विंग लेयर का करती है, बैच व्यूज के इंडेक्स बना लेती है, ABCD या 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस एज पर देयर प्रायोरिटीज, है ना। फिर क्वेरी हम जो फायर करते हैं बाहर से, ये जो बैच, ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इन द सर्विंग लेयर में, उस पर वो प्रोसेसिंग करता है, देन गेट द रिजल्ट्स। ओके, इसके बाद एक लेयर, थर्ड लेयर इज द स्पीड लेयर, है ना। तो स्पीड लेयर को अपन स्ट्रीम लेयर के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्पीड लेयर को स्ट्रीम लेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दिस लेयर हैंडल्स द डेटा दैट आर नॉट ऑलरेडी डिलीवर्ड इन बैच व्यूज। ध्यान से देखिए आप, दिस लेयर हैंडल्स द डेटा दैट आर नॉट ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द बैच व्यूज ड्यू टू द लेटेंसी ऑफ द बैच लेयर, है ना। इन एडिशन इट ओनली डील्स विद रिसेंट डेटा, okay, in order to provide a complete view of the data to the user by creating real time views। तो ये किस पर काम करती है स्पीड लेयर या स्ट्रीम लेयर? जो यूजर के थ्रू रियल टाइम में रिसेंट डेटा जो भी आया बस उस पर वो प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका के लिए जो भी मतलब उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके लिए वो सपोर्ट करती है सर्विंग लेयर को, है ना। तो दोनों एक दूसरे के मतलब कॉम्बिनेशन से या दूसरे के सपोर्ट से वर्क करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेनिफिट्स ऑफ द लैम्डा आर्किटेक्चर, नो सर्वर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। फिर इसके बाद फ्लैक्सिबल स्केलिंग होती है इसकी, ऑटोमेटेड, हाई अवेलेबिलिटी होती है एंड बिजनेस एजिलिटी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अपन को लैम्डा आर्किटेक्चर को जस्ट इसलिए समझना था
कि इन फ्यूचर में जब अपन बिग डेटा की बात करेंगे तो बिग डेटा में लैम्डा आर्किटेक्चर का यूज होता है। तो लैम्डा आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, किन लेयर्स पर डिपेंडेंट होता है, क्या उसका डिजाइन होता है ना, उसमें किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, वो छोटा सा अपन को एक व्यू अपने ब्रेन के अंदर होना चाहिए कि हम किस तरीके से वो सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, है ना। Now we comes to our main topic, desired property of a big data system। देखिए डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ बिग डेटा सिस्टम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें बार बार हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे लैम्डा आर्किटेक्चर का। तो लैम्डा आर्किटेक्चर का जब यूज करेंगे तो लैम्डा आर्किटेक्चर जब भी आपके वर्ड यूज होता है तो आप अपने ब्रेन में आपको पता है कि लैम्डा आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस करता है। तो एक शॉर्ट में मैंने एक ब्रीफ में मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना। तो नाउ वी डिस्कस हियर द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ बिग डेटा सिस्टम। तो देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज व्हिच मोस्टली रिलाई ऑन complexity as per their scalability in big data. As per these properties, big data systems should perform well, efficient and reasonable as well. Let's explore these properties step by step. तो वही सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर कि हमको एक बिग डेटा सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसको उसके लिए डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा बिग डेटा सिस्टम स्ट्रांग रहे, बहुत अच्छा आउटपुट दे, है ना, और लो लेटेंसी पे काम करे। अब देखिए सबसे पहला है डिबगेबिलिटी। डिबगिंग आपको पता है, डिबगिंग मतलब एरर्स को, बग्स को दूर करना डिबग कहलाता है। तो ये डिबगेबिलिटी किसके अंदर होनी चाहिए, हमारे बिग डेटा सिस्टम के पास होनी चाहिए, है ना। तो ये बिग डेटा सिस्टम में डिबगेबिलिटी, अ सिस्टम मस्ट बी डिबग व्हेन अनफेयर थिंग्स हैपेंस बाय द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय द बिग डेटा सिस्टम, है ना। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते या हम नहीं जानते, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड हो जाती हैं बिग डेटा सिस्टम के थ्रू, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं चाहिए, क्या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ रही है या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है या कहीं कोई एरर्स जनरेट हो रहा है, तो उसको डिबग करना, है ना। Debugability is the proficient in the Lambda architecture. देखिए debugability is proficient in the Lambda architecture via the functional behavior of the batch layer and with the help of recomputation algorithms when needed. तो debugability is proficient in the Lambda architecture, ये वही चीजें रिपीट हो गई इसके अंदर कि क्योंकि Lambda architecture के साथ ज्यादा proficient है ना डिबगेबिलिटी, है ना। उस लैम्डा आर्किटेक्चर को अगर आपने यूज किया है ना, तो आप है ना इस डिबगेबिलिटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है, डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन द बिग डेटा के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्केलेबिलिटी। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। स्केलेबल मतलब जरूरत पड़ने पर आप अपने आर्किटेक्चर को, अपने सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नंबर ऑफ मशीन्स आपको जरूरत पड़ रही है, आपको मालूम है कि समय के हिसाब से ग्रोइंग डेटा, कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग डेटा एंड लोड बाय एडिंग रिसोर्सेज टू द सिस्टम। हमें मालूम है कि डेटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा ग्राफ जा रहा है, बिल्कुल सीधा का सीधा ग्राफ जा रहा है। अब ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है मतलब डेटा की जो क्वांटिटी है, डेटा की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी है, वो बढ़ती जा रही है बहुत स्पीडली। अब बढ़ती जा रही है तो लोड बढ़ रहा है सर्वर के ऊपर। कैसे बिग डेटा को हम मैनेज करें, कैसे समय पड़ने पर हम रिसोर्सेज को हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट स्केलेबल होना चाहिए, स्ट्रेट स्केलेबल होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम मशीन्स को बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर नंबर ऑफ मशीन्स हम बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी, कम्युनिकेशन की कैपेसिटी, उसकी बैंडविड्थ, इंटरनेट वगैरह की बैंडविड्थ हम बढ़ा सकें, नेटवर्क को बढ़ा सकें, नंबर ऑफ मशीन्स उसमें ऐड कर सकें। तो मतलब ये स्केलेबिलिटी बिग डेटा में होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से स्केलेबिलिटी हो गया। फिर इसके बाद है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी फंक्शंस इन अ जनरल सिस्टम, ठीक है ना। अ लैम्डा आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ ऑल डेटा, a number of applications can run in generalized system, है ना।
तो also lambda architecture can generalize social networking applications. सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं, उससे जो डेटा आता है बिल्कुल जनरल फॉर्म में आता है, जनरल फॉर्म में आता है, उस जनरल फॉर्म पर प्रोसेसिंग आपको करनी है। तो उसे कैसे कर सकते हो, लैम्डा आर्किटेक्चर का आप यूज कर सकते हो। तो उस जनरल डेटा पर आप वर्क करके कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा इज द एडॉक क्वेरीज। क्या आ गया, एडॉक क्वेरीज। एडॉक नेटवर्क, जब आपके सुपर सीनियर के सीनियर जो थे उनको मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया था एडॉक नेटवर्क, पहले चलता था, कम से कम ये मान के चलो 5-1 साल पुरानी बात है, 4-5 साल पहले एक एडॉक नेटवर्क, 4 साल हो गए, एक एडॉक नेटवर्क सब्जेक्ट चलता था, बहुत अच्छा था एडॉक नेटवर्क। और उसके बाद अब आ गया वीनेट, विकुलर एडॉक नेटवर्क। एडॉक मतलब जरूरत पड़ने पर समय के हिसाब से क्विकली फास्टली कोई नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना, है ना। अगर आपने बहुत फास्टली समय के हिसाब से जरूरत, जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है या कहीं कोई क्या बोलते हैं भूकंप आ गया या कुछ हो गया, पूरा सब कुछ पूरा नेटवर्क तहस नहस हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, है ना, कैसे उस एरिया में दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसको अपन बोलते हैं एडॉक नेटवर्क। तो वैसे ही क्या हो रहा है, एडॉक क्वेरीज होती हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म द एडॉक क्वेरीज ऑन द डेटा इज सिग्निफिकेंट। एवरी लार्ज डेटा सेट्स कंटेंस अनएंटिसिपेटेड वैल्यू इन इट, है ना। तो हमें मालूम है कि जो बिग डेटा होता है, बिग डेटा में बहुत सारे डेटा होता है, बहुत सारी वेराइटीज का डेटा होता है, ह्यूज डेटा होता है। अब एडोब क्वेरीज अगर अपन उसमें अप्लाई करेंगे जरूरत के हिसाब से उस पर क्वेरीज फायर करके उससे इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, हैविंग द एबिलिटी ऑफ डेटा माइनिंग कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एप्लीकेशंस एंड बिजनेस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए अपन एडोब क्वेरीज का यूज करेंगे फॉर डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन द बिग डेटा के अंदर। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी आप लोग सब जानते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक्सटेंसिबिलिटी सिस्टम्स enables to functions to be added cost effectively, है ना। हम जो भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस नया ऐड करते आ रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क हमें करवाना है, कोई एक सिस्टम में हम पहले से जो फंक्शंस यूज कर रहे थे उसके हिसाब से अब नहीं चलना है, अब चेंज हो गया है, समय बदल गया है, नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, तो हमें उसमें चेंजेस करने हैं, उनके फंक्शंस में चेंजेस करने हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में रीएलोकेट करना है, प्री एग्जिस्टिंग डेटा इनटू अ न्यू डेटा फॉर्मेट, कोई नए फॉर्मेट में हमको लेके आना है ना। और लार्ज स्केल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा बिकम्स इजी एज इट इज द पार्ट इन बिल्डिंग एंड एक्सटेंसिबल सिस्टम। तो हमें सिस्टम ऐसा रखना है कि जरूरत के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, जरूरत के हिसाब से उसकी रिफॉर्मेटिंग कर सकें, है ना। जरूरत के हिसाब से हम उसमें और भी मोर फंक्शंस को, नए फंक्शंस को ऐड कर सकें, है ना। उसमें ऐसा ना हो कि पैसा डबल से लग रहा है, हमें डबल से पूरा का पूरा तैयार करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम देगा। तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा सिस्टम के अंदर दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा। ओके, इसके बाद आते हैं अपन लो लेटेंसी रीड्स एंड अपडेट। दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा, है ना। तो न्यूमरस एप्लीकेशंस आर नीडेड दे रीड विथ लो लेटेंसी, है ना। बहुत स्लोली मतलब उसको प्रोसेस करना, रीड करना, है ना, विथ अ फ्यू मिली सेकेंड्स एंड 100 मिली सेकेंड्स, मतलब बहुत कम समय में फ्यू लो लेटेंसी के साथ प्रोसेसिंग चल रही है। quantity. Update latency varies within the applications. Okay, some of the applications needed to be broadcast with low latency, and while some can function with few hours of latency. तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस जो जनरेट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना। इन बिग डेटा सिस्टम्स देयर इज नीड of applications low latency or update propagated shortly.
तो बिग डेटा सिस्टम में हमें क्या चाहिए, हमें कैसी एप्लीकेशन चाहिए जो लो लेटेंसी पे काम कर सकें या जो प्रोसेस कर सकें बहुत कम समय में, है ना। तो इस तरीके से लो लेटेंसी रीड्स एंड अपडेट्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द desired property of the big data. Okay, now last property of the big data system is the minimal maintenance. Minimal maintenance, maintenance कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस अगर ज्यादा निकलता है तो दिस इज द पेनल्टी फॉर द डेवलपर्स। आपसे मैं बोलता हूँ, यू आर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड यू डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट। आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना कर दिया, अपने कस्टमर्स को दे दिया, है ना। कस्टमर ने क्या किया, उस पे कस्टमर काम कर रहा है उस पे, उस एप्लीकेशन पर, उस प्रोजेक्ट्स पे, उस एप्लीकेशन पे वो काम कर रहा है। अब काम करते करते मालूम पड़ रहा है समय के हिसाब से दिन में, मतलब ये मान के चलिए कि एक महीने में 2 बार आ गया वो, या 6 महीने में 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, या एक साल में 10 बार आ गया वो आपके पास प्रोजेक्ट या वो एप्लीकेशन रिटर्न आई कि नहीं यार इसमें ये अपडेट करना है, इसमें ये अपडेट करना है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें वो प्रॉब्लम आ रही है, इसको न्यू डेटाबेस चाहिए, इसके डेटाबेस में चेंज करना है, इसका फ्रंट एंड चेंज होना है, इसमें इमेजेस चेंज होना है, या इसमें ये एरर आ रहा है, इसमें वो एरर आ रहा है। ये सब बहुत, अगर ये इस टाइप की चीजें अगर होती हैं तो वो क्या हो रहा है, मेंटेनेंस को आप बढ़ा रहे हैं। मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं मतलब एक डेवलपर का जो, ये जो डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसके लिए बड़ा हेडेक हो गया। उससे मिलना कुछ नहीं है। अगर आपने मेंटेनेंस के लिए उससे कांटेक्ट किया है, आपका एग्रीमेंट अगर है, तो मेंटेनेंस में ठीक है, मेंटेनेंस में उन्होंने बोल दिया इतना पैसा हम आपको ईयरली देंगे, लेकिन बेनिफिट तो तब है ना जब उसका, उस पर मेंटेनेंस कम से कम हो तो आपको फायदा है। और मालूम पड़ रहा है जो आपने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अगर मेंटेनेंस निकल रहा है, दिस इज द पेनल्टी फॉर द डेवलपर, है ना। तो इट इज द ऑपरेशंस व्हिच इज नीडेड टू कीप द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम स्मूथ। दिस इंक्लूड्स for for restyling when the increased number of machines to scale keep process functioning well along with their debugging. Okay, selecting computers with probably little complexity plays a significant role in minimal maintenance. Okay, a developer always willing to rely on components along with quite relevant mechanism. Significantly, distributed database has more probability of complicated internals. तो इस तरीके से ये सारी चीजें डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि कब स्केलेबल या कुछ फंक्शनिंग वगैरह हमें करनी है, मतलब मोर मशीन्स आप ऐड कर रहे हो, मोर कंपोनेंट्स उसके साथ ऐड कर रहे हो, कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज प्ले हो रही है, अब उसको कैसे सिग्निफिकेंट करना है, कैसे मिनिमल मेंटेनेंस पे अपन को लेके जाना है, वो मतलब कुल मिला के ये है कि बिग डेटा में मिनिमल मेंटेनेंस होना चाहिए। ये दिस इज द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बिग डेटा सिस्टम, है ना। तो ये सारी चीजें आपके आज के यूनिट में सब कुछ अपन लोगों ने आज डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको एक बार और मैं बता दूं आपको कि at the start of the class I have explained to you the lambda architecture. What is the lambda architecture in the point of how it is used in the big data for processing. I have explained to you we use the three layers, batch layer, serving layer and speed layer in the lambda, and how they functions we have already discussed through these definition of the batch layer, serving layer, speed layer. Then we discuss about the benefits of the lambda architecture, and then we comes to the final our topic is the desired property of a big data systems, where first property of the big data system is the debuggability होनी चाहिए, scalability होनी चाहिए, generalization उसके अंदर होना चाहिए, ad hoc queries हो, extensibility हो उसके अंदर, then low latency reads and updates होना चाहिए, then at last minimal maintenance. So these are the number of properties of the big data system.